दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मानव एवं पर्यावरण खंड से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध। इसमें आप जानेंगे पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र और इसके प्रकार, और मानव और पर्यावरण का संबंध क्या है। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को भी हम इसमें कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध। दोस्तों, मानव और पर्यावरण का अंतः संबंध बहुत ही प्राचीन है और मानव की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ द्विमुखी भूमिका होती है। वह जैविक संगठक के रूप में भौतिक मानव की हैसियत से और सामाजिक आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी मानव के रूप में पर्यावरण को प्रभावित करता है। यानी आप जान लीजिए, मानव और पर्यावरण का जो संबंध है ये अति प्राचीन है और ये जो संबंध है ये द्विमार्गी है। एक तरह से देखा जाए तो मानव पर्यावरण से कुछ लेता है और उसे कुछ देता है। भौतिक मानव की हैसियत से और सामाजिक आर्थिक और प्रौद्योगिकी मानव के रूप में मानव जो है पर्यावरण को प्रभावित करता रहा है। मानव दूसरे प्राणियों की अपेक्षा शारीरिक और मानसिक स्तर पर और प्रौद्योगिकी स्तर पर भी सर्वाधिक विकसित प्राणी है, इसलिए वो पर्यावरण को बृहद स्तर पर परिवर्तित करके अपने अनुकूल बनाने में सामर्थ्यवान है। अगर हम शुरू में बात करें तो शुरू में मानव भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान केवल रिसोर्सेज या संसाधन प्राप्त करता था और पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान भी करता था। तो जैसे हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, उसके विकास के प्रथम चरण में मानव भौतिक पर्यावरण के अन्य कारकों के समान ही एकमात्र कारक था। लेकिन जैसे जैसे समाज और संस्कृति का विकास हुआ, उसकी बुद्धि और कौशल तथा प्रौद्योगिकी में विकास हुआ और पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका और संबंध में लगातार परिवर्तन होता गया। मानव शुरू में प्रकृति का केवल एक अंग मात्र था, एक साझेदार यानी भागीदार था। वहीं आगे चलकर मानव प्रकृति का स्वामी बन बैठा और अपने हिसाब से संसाधनों का जो है उपभोग करने लगा। प्राचीन काल की अगर बात करें तो प्राचीन काल में मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध जो था काफ़ी संतुलित था। लेकिन समय के साथ मानव के व्यवहार में परिवर्तन आया और ये उसके उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति को दर्शाता है। समय के साथ जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, उसकी ज़रूरतें बढ़ीं। इसके कारण मानव पर्यावरण का जो संबंध रहा वो असंतुलित हुआ और पर्यावरण को से मानव लेता तो था, लेकिन उसको जो वापस करना था वो नहीं कर पाता था, वो नहीं करता था। और आज ये स्थिति है कि पर्यावरण से हम अधिकाधिक उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको लौटाने में कोताही कर रहे हैं। हम उसको कुछ अच्छी चीज़ें नहीं लौटा रहे हैं। इसलिए ये जो संबंध है मानव और प्राकृतिक पर्यावरण का, ये काफ़ी हद तक असंतुलित हो गया है। प्रौद्योगिकी का विकास, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो प्रारंभिक या प्राकृतिक मानव अब भौतिक मानव के रूप में बदल चुका है। उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं और वो प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करने पर तुल गया है। मानव अब पर्यावरण का कारक और पालक न होकर उसका विनाशक हो गया है, क्योंकि उसकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, उसकी लोलुपता भी बढ़ गई है। आवश्यक ये है कि संपोषणी पर्यावरण, संपोषणी विकास, संपोषणी अर्थव्यवस्था और संपोषणी समाज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव पर्यावरण संबंध को पुनः संतुलित किया जाए। जो मानव ने पर्यावरण से लिया है उसकी भरपाई किस प्रकार से की जाए, इसके लिए कई अवधारणाएं आई हैं। इसमें सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमी और सस्टेनेबल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आया है। लेकिन अभी भी स्थिति वैसी ही है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। हम प्रकृति से अभी भी केवल लेते जा रहे हैं, बदले में हम उसका विनाश ही कर रहे हैं। उसके संरक्षण का जो है प्रयास वो काफ़ी कम है विनाश की तुलना में। दोस्तों, इस अवधारणा पर बल देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को विकसित किया गया।
और यूएनएफसीसी की प्रक्रिया को गति देने की कोशिश की जा रही है। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। जैविक संघटक को क्रमशः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? तो याद रखिएगा, स्वपोषी और परपोषी। जो पर्यावरण के जैविक संगठक हैं वो स्वपोषी और परपोषी दो भागों में या दो वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ये स्वपोषित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और उन जीवों को सम्मिलित किया जाता है जो स्वपोषित जीवों द्वारा निर्मित जैविक पदार्थों पर अपने भोजन के लिए निर्मित होते हैं, उनको परपोषी वर्ग में रखा जाता है। दोस्तों, अगर हम स्वपोषी पादपों की बात करें तो इसके अंतर्गत उत्पादक यानी प्रोड्यूसर वर्ग में मुख्य रूप से हरी पत्ती वाले पादप आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये स्वपोषी पादप कहलाते हैं। उपभोक्ता या कंज्यूमर्स वर्ग में परपोषी जीव आते हैं। इसमें मानव सहित सभी जंतु प्राणी शामिल हैं जिनको परपोषी जीव कहा जाता है। अगला है दोस्तों, सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पादपों और प्राणियों और जैविक पदार्थों को वियोजित करते हैं। इनको डिकम्पोजर्स या वियोजक कहा जाता है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सामान्यतः जीवमंडल में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण का क्रम क्या कहलाता है? तो इसको फूड चेन यानी आहार श्रृंखला कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर कहा जाता है। सभी जीव अपने पोषण यानी न्यूट्रिशन या भोजन के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान रखते हैं, जिसे ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर कहा जाता है। सभी शाकाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं के अंतर्गत आते हैं सभी शाकाहारी जंतु जो पेड़ पौधों की पत्तियां और शाक सब्जियों पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, वे शाकाहारी जंतु जो वनस्पतियों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें खरगोश, गाय, बकरी, हिरण आदि हैं। वे सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है। मेढक और छिपकली किस प्रकार के जीव हैं? तो याद रखिएगा, मेढक और छिपकली ये मांसाहारी प्रकार के जीव हैं। दोस्तों, मैन एंड एनवायरनमेंट यानी मानव और पर्यावरण के मध्य जो संबंध बदल रहे हैं उनको हम 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो स्तर था मानव का, आदि मानव का, वो शिकार और भोजन संग्रह का था। फिर पूरा मानव द्वारा अस्थायी रूप से निवास करके कृषि कार्य प्रारंभ किया गया। उसके बाद पशुपालन और पशुचारण, फिर बाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। शिकार और भोजन संग्रहण को देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण था, प्रारंभिक चरण मानव के विकास का। आदिमानव द्वारा जानवरों का शिकार और भोजन एकत्र करने का समय प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ये काल मानव सभ्यता और संस्कृति का प्रारंभिक दौर था। इस काल में मानव उदर पूर्ति यानी पेट भरने के लिए पर्यावरण से कंदमूल फल प्राप्त करता था। समय के साथ जंगली जानवरों का शिकार करने लगा और ये प्राकृतिक विदोहन की प्रथम घटना थी। लेकिन आग के आविष्कार ने इसके सोच में परिवर्तन ला दिया। आग के असावधानी पूर्वक प्रयोग ने दावानल जैसी घटनाओं को जन्म दिया और ये अनजाने में पर्यावरण के विनाश की प्रथम घटना मानी गई। इन चरणों को जान लेते हैं दोस्तों। पूरा मानव द्वारा कृषि कार्य ये दूसरा चरण था। जब प्रारंभ में मानव स्वयं के खाए हुए बीज को जमते देखा, उसके मन में पौधारोपण की इच्छा हुई होगी और इस प्रकार प्राचीन कृषि और अस्थायी जीवन का प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं का प्रादुर्भाव हुआ था। तीसरा जो है आप जान लीजिए, तीसरा महत्वपूर्ण चरण है पशुपालन और पशुचारण। तो मानव पहले मांस और दूध के उद्देश्य के लिए पशुओं को पालने का कार्य प्रारंभ किया और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाते हुए आवास निर्माण और चारा प्रबंधन का प्रयोग भी शुरू हुआ और इससे क्या हुआ, सामूहिक जीवन का प्रारंभ हुआ। और प्रारंभ से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक मानव ने जो भी बदलाव पर्यावरण में किया था वो कहीं न कहीं बहुत नुकसानदेह नहीं था, यानी पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला नहीं था। और इस दौरान मानव प्राकृतिक संसाधनों को स्वयं के अनुरूप बनाने में समर्थ हो गया था, लेकिन प्रकृति की सर्वोच्चता बनी हुई थी।
लेकिन जो वर्तमान चरण है, ऐसा चरण आया जिसमें मानव और पर्यावरण के संबंधों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति और विज्ञान तथा तकनीकी विकास ने मानव पर्यावरण संबंधों की दिशा तय करने में महती भूमिका निभाई। जैसे औजारों का निर्माण, आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार और आस्थ्रेलोपिथेकस मानव ने औजारों का निर्माण प्रारंभ किया। कुल्हाड़ी होमो इरेक्टस ने बनाई। पूरा मानव द्वारा बनाए गए औजार नवपाषाण युग के परिचायक थे। हमने पहले ही जान लिया है कि आग के आविष्कार ने मानव जीवन में युगांतकारी परिवर्तन लाया, उसके जीवन को सुगम बनाया। पहिए के आविष्कार ने मानव के जीवन में युगांतकारी परिवर्तन लाकर उसके जीवन को सहज बना दिया। और जो अंतिम चरण रहा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी। इस दौरान प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन प्रारंभ हुआ। मानव पर्यावरण संबंधों में कटुता आई। मानव ने नगरीकरण और विलासितापूर्ण जीवन शैली की पूर्ति के लिए पर्यावरण की अपूरणीय क्षति की, और ये मानव के अविवेकपूर्ण कार्यों का परिणाम है कि आज वह खुद की बनाई हुई कब्र पर आ खड़ा है। मानव पर्यावरण के विकास के चरणों के क्रम में आइए अब जान लेते हैं कि पर्यावरण क्या है, यानी व्हाट इज इन्वायरमेंट। दोस्तों, पर्यावरण परि और आवरण शब्दों को जोड़ने से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है, और ये जो है पर्यावरण शब्द इन्वायरमेंट का हिंदी अनुवाद है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है। दोस्तों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण दो प्रकार के संघटकों से मिलकर बना है, अजैविक और जैविक संघटक। और दोस्तों, जैविक और अजैविक संघटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। और एक तथ्य है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाओं और उसके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ये भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत दी गई पर्यावरण की परिभाषा है। दोस्तों, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है और अजैविक तथा जैविक तत्वों के पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। अगर हम पर्यावरण के संघटकों की बात करें तो इसमें भौतिक या अजैविक संघटक जिसमें स्थल, वायु, जल हैं। जैविक संगठक में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव हैं। और ऊर्जा संगठक में सौरिक ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा शामिल है। पर्यावरण कारक क्या होते हैं? दोस्तों, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं और कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के उन भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, वो पारितंत्र कहलाता है। और पर्यावरण विज्ञान निश्चित रूप से जीव विज्ञान से संबंधित है और साथ ही पारिस्थितिकी केंद्रिक रूप से पर्यावरण विज्ञान से जुड़ी हुई है। पर्यावरण, जीवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना दो घटकों, जीवोम यानी पादप और प्राणी, और आवास जो कि भौतिक पर्यावरण से मिलकर बना है, और इन्हें जैविक और अजैविक घटक भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं पारिस्थितिकी के बारे में। दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द हमारे आसपास उपस्थित प्रत्येक तत्वों के विवेचनात्मक विवरण जैसा प्रतीत होता है, और सही है क्योंकि पारिस्थितिकी का संबंध प्रकृति की व्यवस्था से है। पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि दोस्तों, यह वह विज्ञान है जो एक तरफ सभी जीवों और उनके भौतिक परिवेश का अध्ययन करता है, वहीं दूसरी तरफ जीवों में अभिक्रियाशीलता और अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीव और उनके भौतिक परिवेश तथा जीवों के अंतर संबंधों या आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र किसी जीव के वातावरणीय आवास और उसे प्रभावित करने वाले कारकों और उन कारकों से जीव के संबंधों का अध्ययन करता है। और पारिस्थितिकी के संबंध में शोधों को गति देने में प्रमुख भूमिका चार्ल्स डार्विन की मानी जानी चाहिए, जब उन्होंने प्रजातियों के उद्भव की संकल्पना का प्रतिपादन किया।
और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में के फ्रेडरिक और फ्रेजर डार्लिंग का भी कार्य महत्वपूर्ण है। दोस्तों, के फ्रेडरिक ने 1958 में पारिस्थितिकी के संबंध में कहा कि ये समस्त पादपों के रूप में जीवधारियों का विज्ञान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी ने अपने अध्ययन क्षेत्र में प्रकृति पर मानवीय प्रभाव जैसे वन्य जीव जंतु भी शामिल होते हैं, इनको शामिल किया, जबकि पर्यावरण अध्ययन ने भी अपने विषय क्षेत्र को इन्हीं बिंदुओं के आसपास रखा। आइए देखते हैं दोस्तों जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र को। तो जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्थलीय बायोम तंत्र और जलीय बायोम तंत्र आते हैं। स्थलीय बायोम तंत्र में पादप तंत्र, जंतु तंत्र और मृदा तंत्र हैं। जलीय बायोम तंत्र में पादप तंत्र, जंतु तंत्र और पोषक तत्व तंत्र शामिल हैं। इसको आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। ऊर्जा और पदार्थों के गमन को तीर के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर आप स्थलीय बायोम को देख सकते हैं, यहाँ पर जलीय बायोम को, और ये संपूर्ण जीवमंडल कहलाता है। और बाहर का क्षेत्र इसके वायुमंडल जो है, जो स्थलीय बायोम और जलीय बायोम है, इसके बाहर का क्षेत्र हमारा वायुमंडल कहलाता है। और ये दोनों ही तंत्र एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। इसमें आप देख लीजिए कि जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल शामिल हैं। दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता का परिणाम ये था कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी की स्थापना की गई। और एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताना चाहेंगे, आप जानते भी होंगे, पर्यावरण के प्रति आम जनमानस के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। और आप जान लीजिए, पर्यावरणीय शिक्षा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एक विषय के रूप में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, मास मीडिया, रेडियो, टीवी, मैगजीन और विज्ञान केंद्रों की स्थापना और युवाओं को शामिल करके जन जागरूकता को फैलाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य मानव एवं पर्यावरण के अंतः संबंधों पर आधारित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, जिसमें आपने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ा जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के दौरान जो आपने अध्ययन किया है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में उत्तर से। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।